हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का एक और नया सेशन लेके आया हूँ जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है? इससे जस्ट पिछले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। आज हम डिस्कस करने जाएंगे वो फैक्टर्स जो इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे अपना इफेक्ट डालते हैं, या फिर ये कह सकते हैं आप कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और साथ ही साथ हम इस लेक्चर में ये भी पढ़ाएंगे आपको कि अकॉर्डिंग टू ग्रुप एंड अकॉर्डिंग टू पीरियड क्या क्या वेरिएशन होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है? जैसे कि पिछले सेशन में मैं आपको समझा चुका हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एफिनिटी का क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों एक जनरल टर्म होता है और गेन एंथैल्पी एक एनर्जेटिक टर्म है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो पॉजिटिव या जीरो, बट गेन एंथैल्पी की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी या तो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं टॉपिक गेन एंथैल्पी पे ही है, उसी को ही हम लोग कभी-कभी इंटरचेंजेबली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी यूज कर लेते हैं, पर करना नहीं चाहिए। क्लियर? देखिएगा, सबसे पहला फैक्टर जिस पे गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है दैट इज एटॉमिक रेडियस। क्या है? एटॉमिक रेडियस। इमेजिन करो, दिमाग लगाना। सपोज करो किसी एटम की रेडियस बहुत ज्यादा बड़ी है और किसी एटम की रेडियस बहुत ज्यादा छोटी है, तो आप थोड़ा इजीली थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करें तो कौन सा एटम इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट कर लेगा या उसके लिए अच्छी एफिनिटी रहेगी? सीधी बात है, छोटा एटम है उसका न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा इन कंपैरिजन टू बड़े एटम के। क्यों? क्योंकि अब उस एटम की रेडियस बड़ी होगी तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस जो उस एटम का है इतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पाएगा इनके, जो कि किस केस में लग सकता है? छोटे एटम के केस में। तो डेफिनेटली ध्यान रखना बच्चों, गेन एंथैल्पी एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली चलती है। जैसे कि आप ये इमेजिन कर सकते हो, एक एटम मात्र इतनी शेल का है और दूसरा एटम वहीं पे इतनी शेल का है। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। मेरे ख्याल से ये वाली न्यूक्लियस इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी इन कंपैरिजन टू दिस केस। तो डेफिनेटली एटॉमिक रेडियस जितनी छोटी गेन एंथैल्पी उतनी अच्छी होनी चाहिए। इनवर्सली चलते हैं, जितना छोटा एटम उतनी अच्छी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर जितनी छोटी रेडियस किसी एटम की उतनी अच्छी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उतनी ज्यादा। क्लियर? अब सीधी बात है, जब रेडियस के इनवर्सली है तो डेफिनेटली z इफेक्टिव के तो डायरेक्टली होगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस और z इफेक्टिव भी इनवर्सली चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रेडियस है, अगर मैं इसके इनवर्सली z इफेक्टिव लिखता हूँ तो अल्टीमेटली ऊपर ही चला जाएगा। तो रेडियस के अगर इनवर्सली है गेन एंथैल्पी तो डेफिनेटली z इफेक्टिव के डायरेक्टली, क्योंकि एटॉमिक रेडियस और z इफेक्टिव रेसिप्रोकली चलते हैं। तो डेफिनेटली इस केस में इसके ऊपर z इफेक्टिव ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। क्लियर है? तो z इफेक्टिव भी जितना ज्यादा उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो रेडियस के तो इनवर्सली z इफेक्टिव के डायरेक्टली। कोई दिक्कत? जैसे कि एग्जांपल है कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का। इसका बच्चों कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जब हम इन्हें अरेंज करेंगे तब किस बेसिस पे? दोनों देखा तो z इफेक्टिव भी और एटॉमिक रेडियस। अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो बच्चों कार्बन की सबसे ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होती है? कार्बन की। अगर हम z इफेक्टिव की बात करें तो वो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। ध्यान रखना, क्योंकि असल में तीनों मेंबर एक ही पीरियड को लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये रेडियस के मामले में सबसे बड़ा कार्बन और z इफेक्टिव के मामले में सबसे बड़ा फ्लोरीन। तो मेरे ख्याल से दोनों फैक्टर बता रहे हैं कि फ्लोरीन की गेन एंथैल्पी ज्यादा, क्योंकि इसका रेडियस भी छोटा और उसका z इफेक्टिव भी ज्यादा। तो इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम कार्बन की। क्यों? क्योंकि इस ऑर्डर में z इफेक्टिव बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रही है, तो डेफिनेटली गेन एंथैल्पी घटेगी। अगर हम जनरली लेफ्ट टू राइट की बात करें, ये तो मैंने ऑपोजिट बना के दिखा दिया है, तो ऑर्डर ऐसे आएगा। अगर आप चाहें तो लेफ्ट टू राइट बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे हम बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पूरे लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, उस बेसिस पे बनाएंगे तो कार्बन से ज्यादा गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन की। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज भी छोटा
और z इफेक्टिव भी ज्यादा, साइज भी छोटा और z इफेक्टिव भी ज्यादा। तो डेफिनेटली किस बेसिस पे, रेडियाई और z इफेक्टिव के बेसिस पे गेन एंथैल्पी को इजीली समझा जाता है, या ये दोनों फैक्टर रिस्पांसिबल होते हैं गेन एंथैल्पी में चेक करने के लिए कि कब ज्यादा है कब कम। तो ऐसे एटम जिनका साइज छोटा और जिनकी z इफेक्टिव ज्यादा, उनकी गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होगी। कैसी होगी? मैक्सिमम। मेरे ख्याल से दोनों एग्जांपल, दोनों फैक्टर क्लियर हो गए। तीसरा फैक्टर हर जगह जो किसका बेटा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सीधी बात है, कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है बच्चों, जैसे कि मैंने बताया वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है ना। इन केस ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इन केस ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज कंप्लीट वैलेंस शेल, मतलब नोबल गैसेस, ठीक है ना। In case of stable electronic configuration that is complete valence of the noble gas, fully filled subshell and half filled subshell, उसी के साथ ये भी fully filled subshell जिसमें मिले और half filled subshell। मेरे ख्याल से वाला कंसेप्ट सिखा चुका हूँ आपको आयनाइजेशन एनर्जी में, क्लियर है। fully filled subshell और half filled subshell का तीनों कंडीशन है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, या तो वैलेंस शेल कंप्लीट हो, या fully filled subshell हो, या half filled subshell हो। तो ये होती है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। Then the electron gain enthalpy of such atom becomes positive, जीरो नहीं होते, गेन एंथैल्पी या तो प्लस की हो या माइनस की। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इनकी गेन एंथैल्पी कैसी हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है, बिकॉज़ these type of species do not have tendency to gain electron, क्योंकि इस टाइप की स्पीशीज जिनकी कंप्लीट वैलेंस शेल हो या फुली फिल्ड सबशेल या हाफ फिल्ड सबशेल हो, इनकी टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। कोई भी अपनी स्टेबल चीज को छोड़ना नहीं चाहता, सबको स्टेबिलिटी के लिए ही काम करते हैं। हम लोग काम करते हैं, आप लोग काम करते हो किसकी, किसके लिए करते हो? स्टेबिलिटी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हो बच्चों? स्टेबिलिटी के लिए करते हैं। कोई दिक्कत? तो वही बात है। तो जनरली जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उनके लिए गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, बाकी सबके लिए नेगेटिव। तो अगर हम पूछे भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इन तीनों में से भी किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो बच्चों जैसा ऑर्डर आईपी में सिखाया वैसे ऑर्डर, फुली फिल्ड वैलेंस शेल सबसे ज्यादा स्टेबल, तो सबसे ज्यादा गेन एंथैल्पी पॉजिटिव इस केस में आएगी। फुली फिल्ड शेल सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे पॉजिटिव में वैल्यूज की आएगी, और हाफ फिल्ड सबसे एंड में बिल्कुल तो पॉजिटिव वैल्यू तो आएगी पर इन दोनों से कम होगी। तो ये ऑर्डर है भाई पॉजिटिव ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये कंफर्म है इनकी पॉजिटिव। बाकी सब जो है जिनके पास टेंडेंसी है ट्रैक करके इलेक्ट्रॉन को एनायन बनाने की, उनके केस में गेन एंथैल्पी कैसी है? नेगेटिव है। कैसी है बच्चों? नेगेटिव, ठीक है ना। हाँ है ना। मेरे ख्याल से तीनों फैक्टर क्लियर हो गए। पहला एटॉमिक रेडियाई, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चौथा फैक्टर और देखो बहुत इंपॉर्टेंट, चौथे फैक्टर को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये बिल्कुल रेडियस के साथ चलता है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस और स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। एटॉमिक रेडियाई और स्क्रीनिंग इफेक्ट डायरेक्टली है, और मैं आपको बता चुका हूं गेन एंथैल्पी एटॉमिक रेडियाई के इनवर्स है, तो डेफिनेटली ये स्क्रीनिंग इफेक्ट के भी इनवर्सली ही चलेगी। क्यों? देखिए शेल भी बना रहा हूं, इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, देखो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से ऐसी बना दे रहा हूं, कोई मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं बना रहा मैं, ठीक है। स्क्रीनिंग यहाँ पे ज्यादा होगी कंपैरेटिव टू यहाँ के, तो डेफिनेटली इसके इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इतना अट्रैक्शन फोर्स फील नहीं होगा जितना कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से जितना ज्यादा शेडिंग इफेक्ट उतनी कम गेन एंथैल्पी, उतनी कम गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो डेफिनेटली ऊपर में स्क्रीनिंग कम है, नीचे में ज्यादा है, तो यहाँ पे z इफेक्टिव ज्यादा है, यहाँ पे z इफेक्टिव कम है। डेफिनेटली ऊपर की गेन एंथैल्पी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नीचे की गेन एंथैल्पी। सिंपल है, कुछ करना ही नहीं। तो ये चार मेजर फैक्टर थे बच्चों, एटॉमिक रेडियस, z इफेक्टिव, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन चारों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ये गेन एंथैल्पी। इन बेसिक से चारों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से आपकी सारी बातें क्लियर हो गई। तो एक बार फिर भी देख लीजिए, शॉर्ट में जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेते चले। पहले दोनों फैक्टर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना है बच्चों को नोट करते चलो।
चलो आगे। अब बात करते हैं अपन, अच्छा इसका रह गया ना, इसका भी ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर आगे कर रहा हूँ। 1 2 3 4 and 5। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये तो मैंने आपको फैक्टर्स दिखा दिए, अब इन्हीं फैक्टर्स को यूज करके हम वेरिएशन देखेंगे। सबसे पहले हम वेरिएशन देखने जाएंगे बच्चों ग्रुप में, इसमें ग्रुप में, ठीक है ना, ध्यान रखिए अलोंग द ग्रुप, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ भागते हैं, ठीक है ना, ध्यान सुनना। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, सीधी बात है, क्यों? क्योंकि रेडिएट करती है, नीचे जाने पे गेन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी क्योंकि रेडियाई इंक्रीज करती जाती है। दिस ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलोंग अ ग्रुप इज नॉट रेगुलर, इट हैव मैनी वेरिएशन। सीधी बात है, इनका ये ट्रेंड रेगुलर नहीं होता, इसमें बहुत वेरिएशन देखने को मिलते हैं, क्लियर है? बट जनरली हम बात करें तो वो डिक्रीज ही करती है। अब दो फेमस वेरिएशन है, आई मीन एक्सेप्शन है, उनको याद रखना भाई। दो सबसे फेमस एक्सेप्शन है, उनको याद रखना है गेन एंथैल्पी के। गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन और सल्फर की, फ्लोरीन और क्लोरीन की। जनरली अगर मैं इसका ग्रुप लिखूं पूरा, अगर मैं इन दोनों की ग्रुप लिखूं ऑक्सीजन फैक्टर और फ्लोरीन के, तो डेफिनेटली नीचे यहाँ पे गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से क्लोरीन की गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए इन दोनों से, बट एक्सेप्शनली सल्फर की ज्यादा जाती है ऑक्सीजन से, क्लोरीन की ज्यादा जाती है फ्लोरीन से। इसका भी रीजन है, तो एक्सेप्शन बिहेवियर है तो इसलिए वेरिएशन। नहीं तो हम लोग क्या मान रहे हैं, गेन एंथैल्पी घट रही है क्योंकि रेडियस बढ़ रही है, बट एक्सेप्शनली सल्फर ऑक्सीजन से ज्यादा गेन एंथैल्पी होती है, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा। गेन एंथैल्पी बोल रहा हूं मैं, गेन एंथैल्पी बोल रहा हूं, तो मेंशन भी कर दिया, सल्फर की गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा, क्लोरीन की गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा। ऐसा हुआ क्यों, ये सुनना जरा। As oxygen and fluorine have extremely small size, बहुत छोटे होते हैं बच्चों, सेकंड पीरियड के मेंबर्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन का साइज बड़ा कुछ ज्यादा ही छोटा है, सो देयर इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विद इन द एटम। और साइज छोटा होने के साथ साथ इनके पास इलेक्ट्रॉन भी बहुत है, इसके आउटरमोस्ट में 7, इसके आउटरमोस्ट में 6, क्लियर है? तो ये थोड़ा चिंताजनक बात है। तो क्या होता है, इनका साइज भी छोटा, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा, तो डेफिनेटली घर छोटा होगा, लोग रहने वाले ज्यादा होंगे, तो लड़ाइयां होंगी ही होंगी, तो वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। सीधी बात है, रहने के लिए जगह कम है और आपके पास नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली धक्का मुक्की या फिर लड़ाइयां जरूर होंगी। तो वही हिसाब इनके साथ है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के पास साइज बहुत छोटा है और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे भरे हुए हैं, जैसे ऑक्सीजन के अंदर 6 होता है और फ्लोरीन के मैक्सिमम 7 होते हैं आउटरमोस्ट, क्लियर है? तो इनमें इलेक्ट्रॉन तो बराबर भरपूर है, बहुत ज्यादा, बस जगह कम है, तो डेफिनेटली उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन क्रिएट हो गया होगा। उस रिपल्शन को कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसके अंदर एटम के अंदर। और इसी रिपल्शन को देखते हुए जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो डर जाता है। Thus they do not accept an extra electron with the same ease as sulfur and chlorine as a result, छोड़ो से। तो इसी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को, मतलब इस फ्लोरीन और ऑक्सीजन के एटम के अंदर लड़ाइयों को देख के जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ पे तो पहले से लड़ाई चल रही है, तो यहाँ पे जाके मैं कैसे बैठूं? सीधी बात है, आप लोगों को कैसे जगह रहने में पसंद आएगी जहाँ पे रोज लड़ाई झगड़े होते हैं या शांतिपूर्वक माहौल है? मेरे ख्याल से जनरली सब लोग शांतिपूर्वक माहौल में रहना चाहते हैं जनरली, ना कुछ लोग होते हैं हिंसावादी, तो कोई बात नहीं। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन का साइज बच्चों बहुत छोटा होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत होते हैं, क्लियर है? इन्हीं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को देखते हुए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एंटर करने से घबरा जाता है, या फिर ये कह लो कि thus oxygen or fluorine do not accept an extra electron with the same ease as sulfur and chlorine। तो ये क्या देते हैं कि ऑक्सीजन और सल्फर अपने घर को देखते हुए, अपनी स्पेस को देखते हुए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए इतना अट्रैक्शन नहीं रखता जितना उसे रखना चाहिए, किसके कंपैरिजन में? सल्फर और क्लोरीन के कंपैरिजन में, क्लियर? हाँ या ना? और सल्फर और क्लोरीन क्यों रख लेते हैं? क्योंकि इनके पास भले ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बट इनका साइज इन दोनों से तो बड़ा है, क्लियर है? तो सल्फर और क्लोरीन में कम इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते हैं, और फ्लोरीन और ऑक्सीजन तो ये धुआं मचा देते हैं, हर जगह ही लड़ाई होती है, इनके इलेक्ट्रॉन बहुत रिपेल कर रहे हैं, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आने में दिक्कत होती है, ये दोनों इतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं करते। तो एज अ रिजल्ट
electron gain enthalpy of oxygen and fluorine are slightly less than the electron gain enthalpy of sulfur and chlorine. क्लियर है? ऑक्सीजन और फ्लोरीन की गेन एंथैल्पी से सल्फर और क्लोरीन की गेन एंथैल्पी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की गेन एंथैल्पी से सल्फर और क्लोरीन की गेन एंथैल्पी थोड़ी बढ़ जाती है। दिस इज द रीजन, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। क्लियर है? चल रहा है फिर आगे, ध्यान से देख लो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लिख लो बैठ के जल्दी से। चलो आगे ना, चलिए आगे देखो। अब कुछ ऑर्डर हैं जनरली जो पूछ लिए जाते हैं, है ना, ध्यान से देखना। ऑर्डर ऑफ गेन एंथैल्पी फॉर कौन कौन से ग्रुप? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ ग्रुप। नोबल गैसेस देंगे। क्लियर है ना? फर्स्ट ग्रुप लिथियम वाली फैमिली की, हम लोग जनरली ग्रुप लिख देता हूं मैं एक करके, है ना। फिर ये होता है नॉर्मल ग्रुप। अब इसमें गेन एंथैल्पी और ये सारी वैल्यूज इनकी बच्चों नेगेटिव वैल्यूज है ना, एक्सोथर्मिक कंडीशन में। किस कंडीशन में? एक्सोथर्मिक। नीचे जाने पे ये गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? कम। मेरे ख्याल से नॉर्मल चल रहा है। फर्स्ट ग्रुप में कोई टेंशन नहीं, लिथियम वाले में। थर्ड ग्रुप में बोरॉन फैमिली में, क्योंकि भाई बीच वाले ग्रुप को, सेकंड ग्रुप को हम लेते नहीं है, क्योंकि सेकंड ग्रुप में बच्चों को कैसी वैल्यू मिलेगी? पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ NH2। कुछ ने तो सोचा भी नहीं होगा इसके बारे में, कुछ सोच रहे होंगे हमने सेकंड ग्रुप क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि फुली फिल्ड सबशेल है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो इसकी गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, इसीलिए इसमें हम कंसीडर नहीं कर सकते उसको। देखो 13 पे आ रहा है, असल में 13 लिखा है, वैसे 13 ग्रुप है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। हमारे हिसाब से अगर ग्रुप लिखूं मैं तो ग्रुप लिख देता हूं मैं, जरा इनका इसके ग्रुप का सब अच्छा है। बोरॉन का ग्रुप लिख लो पहले, ठीक है ना? हाँ यार, तो हमारे हिसाब से घट नहीं चाहिए। देखो जरा यूनिफॉर्मली घट रही है, बट एक वेरिएशन आ गया इंडियम और थेलियम में। किस पे वेरिएशन आ गया? इन दोनों की गेन एंथैल्पी लगभग बराबर हो जाती है, लगभग बराबर हो जाती है। एक्सेप्शन आ रहा है, क्या कर सकते हैं, आएंगे वो तो, ठीक है ना। फोर्थ ग्रुप पे कार्बन वाले में, कार्बन फैमिली का लिखते हैं और कार्बन का पहले फैमिली लिखो, ठीक है ना। ये होती कार्बन। तब ऑर्डर देखो जरा, बिल्कुल बदल गया। कौन कहीं, कोई कहीं आ रहा है, कोई कहीं आ रहा है, तो इसका ऑर्डर अभी याद कर लो। इनके रीजंस में दूंगा आपको जो मैं कार्बन फैमिली पढ़ा। कार्बन की गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, उसके बाद डायरेक्ट 10 पे कूदते हैं, फिर उसके बाद सिलिकॉन पे आते हैं, फिर उसके बाद जर्मेनियम और लिथियम पे आते हैं। ये वेरिएशन आने का कारण आपको जब कार्बन फैमिली में पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा, अभी इसको बस रट लो। कार्बन फैमिली में पूरा ऑर्डर बदल जाता है। वैसे ऑर्डर होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये आने से का डिग्रीज होगा, पर यहाँ पे तो कुछ अलग ही हुआ है। कार्बन का सबसे ज्यादा, फिर टिन पे कूद गया डायरेक्ट, फिर टिन से भी कम मिला हमें सिलिकॉन का, सिलिकॉन से कम जर्मेनियम का, लेड, टिन का वेरिएशन आ गया। क्लियर है? टिन का वेरिएशन आ गया। टिन अपनी पोजीशन छोड़ के सिलिकॉन से ज्यादा हो जाती है उसकी गेन एंथैल्पी, क्यों होती है वो बात की बात, ठीक है ना। फिफ्थ ग्रुप देखो भाई, फिफ्थ ग्रुप किसका है? नाइट्रोजन का। क्लियर है? इसमें एक्सेप्शन है नाइट्रोजन की। फास्फोरस से देख ले, फास्फोरस से नॉर्मल चल रहा है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसका साइन सिंबल चेंज कर लेना सब बच्चे, इनके सिंबल चेंज कर लेना इस तरीके से आएंगे सिंबल। क्लियर है ना? फास्फोरस की गेन एंथैल्पी ज्यादा, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ। बट क्या नाइट्रोजन में दिक्कत आ जाती है? किसमें दिक्कत आ जाती है? नाइट्रोजन में, क्योंकि इन सब की वैल्यू नेगेटिव है, नाइट्रोजन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है मैक्सिमम, सबसे एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा हो जाती है नाइट्रोजन की वैल्यू। क्लियर है? तो 15 ग्रुप के लिए ध्यान से देखना। फिफ्थ ग्रुप पे आते हैं भाई, ध्यान से देखना, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है ना। अभी तो मैं जनरली बोल रहा था घटनी चाहिए सारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज,
यहाँ पे कुछ अलग ही केस है। और हाँ, हम ये सारी जो सॉल्व कर रहे हैं नेगेटिव वैल्यूज, मतलब नेगेटिव साइन हम लोगों ने पहले ही कंसीडर कर लिया है और ये उनके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग लगाए हैं। जितने भी ऑर्डर मैंने बताए हैं सब उनकी नेगेटिव वैल्यूज को देखते हुए बनाए, मतलब नेगेटिव मैंने कंसीडर कर लिया एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब केवल मैंने उनका मैग्नीट्यूड देखा है, ठीक है ना। इसी बेसिस पे हमने जब इसके लिए देखा, ये नाइट्रोजन को थोड़ी देर के लिए हटा दो, नाइट्रोजन को गिनो ही मत, क्लियर है। जब हम फास्फोरस वाली सीरीज में देखते हैं बच्चों तो हमें कुछ अलग ही दिखता है, फास्फोरस से ज्यादा आर्सेनिक, आर्सेनिक से ज्यादा एंटीमनी, एंटीमनी से ज्यादा बिस्मथ। तो अगर मैं इसका ग्रुप लिखता हूं तो वो ये होता है, देखो क्या होता है, ये होता है नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, क्लियर है। तो हमारे अकॉर्डिंग जरा नाइट्रोजन को छोड़ दो, हमारे हिसाब से ये गेन एंथैल्पी क्या करनी चाहिए थी, नेगेटिव वैल्यूज की घटनी चाहिए थी, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होता है। यहाँ पे चक्कर क्या, नेगेटिव वैल्यू उनकी बढ़ती चली जाती है, एक्सेप्शनली गेन एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती चली जाती है, नेगेटिव वैल्यू। मतलब जैसे सपोज करो कुछ है -a है तो यहाँ पर -a से ज्यादा हो जाती है वैल्यू, नेगेटिव मैंने एक्सोथर्मिक मान लिया, मैंने केवल मैग्नीट्यूड चेक किया है। तो फास्फोरस से ज्यादा आर्सेनिक का होता है, आर्सेनिक से ज्यादा एंटीमनी, एंटीमनी से ज्यादा बिस्मथ। हमारे अकॉर्डिंग कम होनी चाहिए थी बट हो जाती है ज्यादा। और नाइट्रोजन में तो एक्सेप्शन दिखता है, नाइट्रोजन में तो हमें एक वैल्यू एक्सेप्शनली ही दिखती है, नाइट्रोजन की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। कैसी होती है, पॉजिटिव वैल्यू, स्टेबल कॉन्फिगरेशन, पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है बच्चों नाइट्रोजन की। अगर मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग लगाऊं तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन। कैसी वैल्यू आ जाती है, पॉजिटिव, जो स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है, क्लियर है, हाँ या ना, जो कि एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है। बट ये जो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग मैंने सेट किए हैं, नेगेटिव वैल्यू में मैंने ये नहीं किया कि जैसे अपन लोग बोल देते ना -2 इज ग्रेट, -1 इज ग्रेटर देन -2, मैंने यहाँ पे इसको केवल एक्सोथर्मिक मान लिया। अब मैं केवल मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, है ना बच्चों। अब ये मत कहना कि -2 छोटा होता है -1 से, जैसे मैथ्स में पढ़ते हो। अब मैंने केवल बस नेगेटिव को एक्सोथर्मिक मान लिया, मैंने मैग्नीट्यूड, मैं इससे ज्यादा बोल रहा हूँ 2 वाली वैल्यू को 1 वाली से, क्यों मैंने लिख दिया है नेगेटिव वैल्यूज के कंपैरिजन में अपन डिस्कशन कर रहे हैं कि एक्सोथर्मिक मानते हुए, क्लियर है। और नाइट्रोजन का लिए एक्सेप्शन होता है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, इससे बिल्कुल अलग रखना, ऑर्डर हमेशा इससे इस तक देखा जाता है, क्लियर है। एन के लिए वैल्यू एक्सेप्शनली पॉजिटिव होती है। अगर नॉर्मली आपको अरेंज करने के लिए आया तो आप इसी तरीके से अरेंज करेंगे, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, फास्फोरस का फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्लियर है, क्योंकि माइनस वैल्यू फास्फोरस की ज्यादा होती है क्योंकि -77 के अप्रॉक्स और एंटीमनी वगैरह की -101 के करीब, तो -77 हम बड़ा मानते हैं गेन एंथैल्पी के टर्म्स में, क्लियर है ना, हाँ या ना। वहीं पे अगर इसमें भी डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको दिक्कतें दिखने को मिलती हैं, कोई दिक्कत, मैंने नेगेटिव को केवल वो मान लिया है, क्या है वो, हाँ या ना, क्या मान लिया नेगेटिव को मैंने केवल कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उस बेसिस पे मैंने इस ऑर्डर को अरेंज किया है। यहाँ पे सब मैंने नेगेटिव को एक्सोथर्मिक मान के ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स अरेंज किया है, क्लियर है ना, हाँ या ना। दूसरा 6th A में ऑक्सीजन फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में भी कुछ ऐसी झंझट है, ध्यान से देखना, अच्छा सा टॉपिक है। ऑक्सीजन फैमिली में अब देखते हैं, ग्रुप लिख रहा हूं, ये होना चाहिए था, ठीक है ना, बट एक्सेप्शनली ऑक्सीजन का बिल्कुल नीचे ऑर्डर आ जाता है, हमारे हिसाब से घटना है, बिल्कुल घटता है मैग्नीट्यूड, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम, बट ऑक्सीजन का जिसका सबसे ज्यादा होना चाहिए था उसका सबसे कम गेन एंथैल्पी हो जाता है, उसका सबसे कम गेन एंथैल्पी। तो देख ले, सल्फर का ज्यादा है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन का तो इतना बेकार है कि पूरे खानदान से बेकार है उसका, क्लियर है। ऑक्सीजन की गेन एंथैल्पी इतनी बेकार है कि वो सबसे कम मानी जा रही है, क्लियर है। इसी तरीके से हैलोजन फैमिली में क्लोरीन, फ्लोरीन, बस ये दोनों जगह बदल लेते हैं, हमारे हिसाब से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आना चाहिए, नहीं, क्लोरीन और फ्लोरीन जगह बदल लेते हैं, ऐसी सल्फर और ऑक्सीजन जगह बदल लेते हैं, क्लियर है। क्यों हुआ ये सब बता चुका हूं, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिलते हैं बहुत, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिलते हैं बहुत। तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल्स थे गेन एंथैल्पी के, ऑर्डर्स आप लोग याद कर लेना, बहुत अच्छी चीज है, ऑर्डर सारे याद कर लेना, गेन एंथैल्पी के ऑर्डर्स हैं, क्लियर है। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं अलोंग द पीरियड, पीरियड वाइज भी देख लेते हैं भाई। जैसे बच्चों हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो एटॉमिक रेडियस घटती है बच्चों, क्या रेडियस घटती है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करनी चाहिए, बट ये ट्रेंड भी रेगुलर नहीं होता। क्यों? क्योंकि बीच में ये दोनों आगे आग लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मिलती है हमें फुली फिल्ड सबशेल, इसमें मिलती है हमें हाफ फिल्ड सबशेल।
क्लियर है? इसी वजह से इसकी गेन एंथैल्पी पॉजिटिव और इसकी गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। तो बचे हुए का आप ऑर्डर लगा सकते हो। कौन कौन बचा? लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इनकी नेगेटिव में वैल्यू होती है तो इनका ऑर्डर लगा सकते हो इनको हटाने के बाद, क्योंकि बीच में फिट करना दिक्कत आएगी आपको। क्लियर है? तो बेरिलियम और नाइट्रोजन की वजह से इरेगुलरिटी आ जाती है, तो ये दोनों आने की वजह से इनकी गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, तो इस ऑर्डर में थोड़ा इरेगुलरिटी आ जाती है। तो क्यों पॉजिटिव है वो भी रीजन दे दी। तो बचे हुए का अगर ऑर्डर लगाएंगे तो वो बिल्कुल सही बैठता है। तो बचे हुए लोग हैं लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो उसका ऑर्डर बिल्कुल जिस हिसाब से चलना चाहिए वो उसी हिसाब से चलता है। लिथियम से सही बन रहा था वो, ऑक्सीजन पे नहीं था, फ्लोरीन पे। बोरॉन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन। तो ऑर्डर वही चलता है जैसे ग्रुप में हम लोग वो पीरियड में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट वेरिएशन कहां पे देखने को मिला आपको? बेरिलियम और नाइट्रोजन। क्यों? बेरिलियम में हमें मिलती है फुली फिल्ड सबशेल और नाइट्रोजन में बच्चों हमें मिलती है हाफ फिल्ड सबशेल। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको वेरिएशंस सब कुछ कंफर्म होगा, इजी है, दिमाग लगाओगे तो सारी चीजें गारंटी समझ में आ जाएंगी। हाँ या ना बच्चों? तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हो गया गेन एंथैल्पी का कंसेप्ट, जिसमें हमने फैक्टर्स पढ़ा दिए और आपको ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज वेरिएशन भी उनके मेंशन कर दिए हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ढंग से समझ में आया होगा, और ये ऑर्डर्स को प्लीज सब बच्चे याद कर लें, जरूरी है। क्लियर है? जरूरी है ऑर्डर्स याद कर लें, क्योंकि आगे आएंगे चैप्टर्स इनके ऊपर पूरे इन ग्रुप्स के ऊपर पूरा टॉपिक है बड़ा, तो उसमें मैं सारे ऑर्डर्स वापस से रिपीट करूंगा ही करूंगा। क्लियर है? अभी याद कर लोगे तो वहां पे आपसे आंसर पूछ सकता हूं मैं। क्लियर है? हाँ या ना? तो बच्चों इसको मैं यहीं तक रख रहा हूं, तो अगले सेशन में अब अपन डिस्कस करेंगे किस पे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे, फोर्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें भी बहुत मजा आएगा। हाँ या ना? अगर मेरी वीडियो बच्चों पसंद आई हो तो प्लीज जरूर लाइक करें वीडियोस को, और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को प्लीज सब बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। हाँ या ना बच्चों? तो मैं अगले सेशन में बच्चों मिलता हूं आपके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। थैंक यू वेरी मच।